नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिंदू आस्था से जुड़े प्रमुख मेलों में से एक कुंभ मेले की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। देवभूमि के हरिद्वार में कुंभ 2027 आयोजन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के संबंधित जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। कुंभ 2027 में धामी सरकार संतों के मार्गदर्शन में कुंभ की व्यवस्था को और पुख्ता करने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कुंभ 2027 से श्रद्धालुओं को भव्य, ऐतिहासिक, सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की रूपरेखा तैयार कर रही है। सीएम धामी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधा के साथ उनको हर संभव व्यवस्था देना ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे मेले के लिए निर्माण कार्य तेजी से हो सके। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी सुधारों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों को दिवाली से पहले तोहफा देने का वादा किया था। अब इस वादे को पूरा करते हुए 175 से अधिक उत्पाद जीएसटी से मुक्त किए गए हैं। इससे किसानों, मध्यम वर्ग और छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा। धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और देश का आर्थिक उत्थान होगा। कहा था कि दीपावली से पहले वो उपहार देंगे, उनके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए योजनाएं लाएंगे, जीएसटी में संशोधन करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज़्यादा वस्तुओं पर, उत्पादों पर, जिनको टैक्स से फ्री किया है, जीएसटी से फ्री किया है या उनमें संशोधन किया है। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए भी तमाम प्रकार के उनके उपकरण खरीदने से लेकर तमाम चीज़ें उनके लिए सस्ती होने वाली हैं, उनके लिए सरल होने वाली हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, उनके जीवन में एक नया मार्ग प्रारंभ होने वाला है। और उन्होंने दशहरे से पहले ही जो दीपावली पर उन्होंने कहा था, दशहरे से पहले ही हमको 22 सितंबर से इस योजना का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा, देश के हर वर्ग को उत्थान का अवसर मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच कि आम व्यक्ति का जीवन अच्छा हो, उसके जीवन में सभी प्रकार की साधन उपलब्ध हों, ये उस बात को चरितार्थ करता है कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उस दिशा में बढ़ाया हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के लिए साल 2025 काफी भयावह साबित हुआ है। साल प्राकृतिक आपदा की वजह से उत्तराखंड राज्य को 5000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। साल 2013 में केदार घाटी में आई भीषण आपदा के बाद साल 2025 में आपदा से राज्य को सबसे आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों से और जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में विभागों और जिलों से प्राप्त नुकसान की रिपोर्ट को आपदा प्रबंधन विभाग ने कंपाइल कर लिया है। वहीं भारत सरकार की ओर से गठित नुकसान के आकलन के लिए टीम अगले हफ्ते उत्तराखंड पहुंचने वाली है। साल 2013 के बाद अब 2025 में सबसे बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। केंद्र की तरफ से भी अधिकारी नामित होते हैं, उनके अधिकारी नामित हो चुके हैं। और राज्य के जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, जिलों के अधिकारी हैं, वो सभी पहले से ही, चूँकि इस बार नुकसान काफ़ी हुआ है और पूरा राज्य इस बार हमारा आपदा के इस चपेट में है। और हमेशा हमारे राज्य को
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता में लिया है और हमेशा हमको मदद की है। तो इस आपदा में भी निश्चित रूप से हमको पूरी मदद मिलेगी और जितनी भी आपदाएं आई हैं उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से यहाँ की चिंता करते हैं और जो भी जरूरी सहायता हमको चाहिए होती है वो सहायता हमको मिलती है। आईआरडीटी सभागार में राज्य स्त्री शक्ति, तिल रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह 2024-25 आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास उपस्थित रहे। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि तीलू रौतेली पुरस्कार उन महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इस बार 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। खेल, सामाजिक कार्य और स्वरोजगार में योगदान देने वाली महिलाओं को 51,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने इसे मातृशक्ति के साहस का प्रतीक बताया। सर्वप्रथम तो मैं आज विशेष दिन है, आप हम सब लोग एकत्रित हुए हैं जिस कार्यक्रम के निमित्त, तो वो है तिल्लू रौतेली सम्मान पुरस्कार और इसके साथ ही हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सम्मान पुरस्कार आज दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के 13 जनपदों की 13 महिलाओं को आज तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी वह सम्मान उन्हें देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये वो महिलाएँ हैं जिन्होंने समाज में रहते हुए, समाज की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना या समाज के लिए एक आदर्श बनने का काम किया है। तो आज वो सम्मानित हो रही हैं, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। इसके साथ ही हमारे आंगनबाड़ी बहनें भी वो भी सम्मानित हो रही हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया, चाहे कुपोषण की लड़ाई हो, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना हो, चाहे गर्भवती या गर्भधात्री महिलाओं का ध्यान रखना हो। तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, आज ऐसी लगभग 33 महिलाएं जो है आंगनबाड़ी महिलाएं सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में, हर जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली, समाज के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में ऐसी मातृशक्ति की प्रत्येक महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हों, इसी प्रकार जो आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ताएं हैं, उन सबको भी सम्मानित किया जाता है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि महिलाएं अपने क्षेत्रों में और आगे बढ़ चढ़कर काम करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और अपने सर्वोच्च को देने के लिए संकल्पित होकर कार्य करें। इसलिए प्रोत्साहन किया जाता है और महिलाओं के लिए हम निरंतर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री को दून विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान स्वरूप भेंट किया ताकि आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने इस सामूहिक सहयोग भावना की सराहना करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में दून विश्वविद्यालय का यह योगदान न केवल एक प्रेरक कदम है बल्कि यह राज्य के शैक्षणिक संस्थानों की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारी में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने कुंभ मेला 2027 के भव्य आयोजन से संबंधित सभी स्थायी तैयारियों को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कामों को प्राथमिकता के आधार पर बांट कर उन्हें पूरा करें। इसके अलावा सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कामों को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेला संबंधित सभी कार्य विस्तारित क्षेत्र और मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखी जाएं। श्रद्धालुओं को रियल टाइम सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और सूचना केंद्र स्थापित किए जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने बुधवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर राज्य की कानून व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, सेवा पखवाड़ा और अन्य जनहित से जुड़े विषयों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनता को सुगम, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी विधानसभा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह एकजुट है। भट्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार पूरे 5 साल कार्यकाल को पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि 2027 में बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य हासिल करेगी। भट्ट के बयान से पार्टी में स्थिरता और आगामी चुनावों में बीजेपी की रणनीति स्पष्ट हुई। देखिए भैया, ये उत्तराखंड की राजनीति का एक दृश्य बना हुआ है कि 4 साल के बाद परिस्थितियां बिगड़ने की संभावना है जताने का काम हर मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया को करते हैं। लेकिन पहली बार कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सरकार स्थिरता के आधार पर 5 साल पूर्ण करेगी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, तीसरी बार सरकार बनेगी। उत्तराखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराती है, जिससे गरीब परिवारों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध हो सके। अभी तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महिला ने नमक को पानी में घोलकर दिखाया कि नमक घुलने के बाद पानी में नीचे रेत नजर आ रही है, जिसके बाद रेत मिश्रित नमक की शिकायत भी की गई। जिस मामले की गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने जांच के आदेश दिए। साथ ही सीएम खुद प्रदेश के सभी जिलों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात कही। बढ़ेंगे प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौटेला के साथ कांग्रेसी बलवीर रोड स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कांग्रेसियों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गई। कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की बात कहते हुए भाजपा पर हमला बोला। इस दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस कूच को फ्लॉप बताते हुए कहा कि मुझे शक कि कांग्रेस जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही उस संस्था को पैसे देकर कांग्रेस ने ही सर्वे कराने का काम किया और प्रदेश में इस प्रकार के गलत मैसेज फैलाने का काम कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई तब से इस प्रदेश में लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, उनके ऊपर अन्याय हो रहे हैं। नारे की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देहरादून जो शिक्षा के नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता था, जिस शहर में लोग शिक्षा के लिए आते थे, शांति माहौल बनाते थे, उस शहर को देश के 10 जो असुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए उसमें माना गया। ये कहीं ना कहीं देवभूमि के महिलाओं के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए एक खराब मैसेज ये भाजपा की सरकार ने जब से ये सत्ता में आई तब से लगातार इस प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए, गोबर उठाने वाले का भी कुछ नाम होता है। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रदर्शन ने उसमें मोहर लगा दी।
हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी नारी 2025 रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया। इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार और भाजपा संगठन की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है बल्कि निजी संस्था की रिपोर्ट है और इसकी जांच की जाएगी। आयोग का कहना है कि देहरादून सुरक्षित शहरों में शामिल है। भाजपा और कांग्रेस इस पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। कांग्रेस ने रिपोर्ट को शर्मनाक बताया जबकि भाजपा ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाया। जी हम बड़ा शर्मसार महसूस कर रहे हैं। देहरादून जो एक जमाने में अपनी खूबसूरती के लिए, अपने मौसम के लिए, अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, घाटियों के लिए, बर्फ के लिए, यहाँ की बरसात के लिए, यहाँ के चावल के लिए, यहाँ की चाय के लिए, यहाँ की लीची के लिए प्रसिद्ध होता था पूरे देश और दुनिया में, आज लोग इसलिए जान रहे हैं कि वो शहर जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात था, वो शहर आज महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देश के 10 ऐसे शहर जिनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन है, उसमें देहरादून शुमार हो गया है। ये हमारा सर शर्म से नीचे करता है और इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अंकिता भंडारी से लेकर के अनामिका शर्मा के मामले तक अगर सारी महिलाओं के खिलाफ अपराध, रेप, हत्या, बलात्कार, ये सारी घटनाएं आप देखेंगे, हर दूसरे मामले में तो बीजेपी हो गया महिलाओं के लिए। कोई रिपोर्ट नहीं है, एक प्रकार से किसी चैनल द्वारा कुछ चीज़ों को चर्चा किया गया है, एक पत्रिका ने उसको दिखाया है, लेकिन जितनी सुरक्षित उत्तराखंड में खास मात्र हमेशा और राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड हमेशा सुरक्षित रही है। हर समय वो सेवा अपना समय चाहे जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में है, जहाँ भी काम करती है और किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए और ना सरकार हर प्रकार की चिंता करती है। एक संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहतकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में बेघर गरीब लोगों के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना का एक बड़ा घोटाला खोला है। हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि उनके श्रम मंत्री रहते उत्तरावास योजना के मालिक उनके पास आए और लेबर सेस का जो पैसा श्रम विभाग को मिलना था उसे एक मुश्त ना लेकर किश्तों में देने का अनुरोध किया। हरक सिंह रावत ने कंपनी को 10 किश्तों में पैसा जमा करने का आदेश दिया। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब जब वे देहरादून के चाला गांव उस प्रोजेक्ट को देखने गए कि गरीबों के आवास कितने बने, तो उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री योजना के नाम पर जो नक्शा MDDA देहरादून ने पास किया, उस पर गरीबों के 2000 फ्लैट बन ही नहीं रहे बल्कि उस पर अमीरों की कोठियां खड़ी हो रही। देखिए, आज से जब मैं सरमंत्री था, मुझ पे एक व्यक्ति आया, एक पत्रकार के साथ आया था। उसने कहा साहब मैं 2000 फ्लैट बना रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और जो लेबर सेस होता है वो एक साथ नहीं जमा कर सकता, इसको किस्तों में कर दो। मैंने 10 किस्तों में कर दिया उसको लेबर सेस। मैंने कहा यार गरीबों के लिए आवास बन रहा है तो धीरे धीरे जमा हो जाएगा। उस योजना का पूरा नक्शा पास, MDDA से नक्शा पास हो गया 2000 फ्लैट का। प्रधानमंत्री आवास उत्तरा योजना करके कंपनी बन थी उस व्यक्ति की, उत्तरा योजना कंपनी। अभी मैं कुछ दिन पहले उस जगह पे गया तो मैंने सोचा ही 4-5 साल हो गए, वहां रेजिडेंस बन गए, गरीबों के लिए आवास बन गए होंगे। मैं वहां गया तो वहां आवास के बजाय वहां तो कोठियां बन रही हैं, प्लॉटिंग कर दी, वो सारी जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और सरकारी जमीन भी जोड़ के उसमें खुर्द-बुर्द कर दी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।